क्योंकि इस प्रकार की कोई ऐसी सरकार की मंशा नहीं, ना मुख्यमंत्री जी की मंशा, ना कैबिनेट की मंशा कि हम सरकारी कर्मचारियों की पेंशनों को रोक के, उनकी सुविधाओं को रोक करके, हम जब सत्ता में आए थे तो हमारी कमिटमेंट थी सरकारी कर्मचारियों के और पेंशनर्स के। अब कुछ डीए जो है वो 4% अभी आपको देने का अनाउंसमेंट की है सरकार ने। और जैसे कि अभी गुरदीप भारती जी मेरे से कह रहे थे कि 12% डीए जाना था, 4% गया है, 8% बाकी है, और 4% जो है 3% सेंटर ने दिया है, उसको भी देना है। तो अभी भी 11% देनदारी जो है वो पेंशनर किया, तो उसको हम करेंगे। और लीव इनकैशमेंट किया है, उस तरह से कुछ और भी है, ग्रेच्युटी वगैरह की। तो जैसे जैसे भी साधन हमारे पास होंगे और हम कोशिश करेंगे कि सैलरीज और पेंशन जो है पेंशनर्स को ठीक टाइम के ऊपर मिले, और इससे कोई असंतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पीछे 1500 रुपये का भी प्रावधान करने की बात की थी, उसको भी हम पूरा करेंगे। अभी उसके ऊपर भी सोच विचार कर रहे हैं। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आने के लिए अपने मैनिफेस्टो में कोई चीज़ें इनकॉर्पोरेट करती है, हम ही नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। अब मैं पीछे उड़ीसा में था तो वहाँ पर उनकी सरकार आई है सत्ता में, बीजू पटनायक की सरकार चली गई और वहाँ की सरकार सत्ता में आई है, ट्रैवल वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया। तो वहाँ पर एक सुभद्रा योजना शुरू की उन्होंने। उस सुभद्रा योजना में जो हमारी महिलाएं उनको 26 हज़ार रुपया देने का घोषणा की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी तो अपने मैनिफेस्टो में 26 हज़ार रुपया देने की घोषणा कर दी। वो किस एक्सचेकर से पैसा देंगे? उसी तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने घोषणा कर दी, क्या नाम था उसका, लाडली बहना। तो लाडली बहना को भी पैसे देने की घोषणा कर दी। वहाँ फिर बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने किस एक्सचेकर से पैसे दिए? हाँ, तो भारत सरकार का ये पैसा जो है वो भी सरकार जो भी सेंटर में, चाहे भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्टों की आए चाहे कांग्रेस पार्टी का आए, वो जितना शेयर जो है वो स्टेट्स का मिलता है वो तो मिलेगा ही। आप अपनी घोषणा को कहते हैं कि हमारी घोषणा जो है सबसे अच्छी हैं, और जब हम कोई घोषणा करते हैं तो कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने घोषणा गलत कर दी इसीलिए इनको आर्थिक संकट हुआ। आपको नहीं आर्थिक संकट, यहाँ आपकी सरकार है। जो एक प्लान बजट है, इन्होंने क्या किया कि 2 बजट थे, एक प्लान बजट था, एक नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट था ये हम टैक्सीज वगैरह से पैसा इकट्ठा करते थे, उसको नॉन प्लान बजट। जो हमारी पेंशन थी वो नॉन प्लान बजट से जाती थी। जो प्लान बजट रहता था वो डेवलपमेंट के लिए आता था, उसका भी 25% जो है वो सैलरी और पेंशन में जाता था। बहुत सी स्कीमें चली होती हैं, उन स्कीमों के जो लोग जो हैं वो जब स्कीम खत्म हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी जो है वो स्टेट को पड़ जाती है। नॉन प्लान बजट, इन्होंने दोनों बजट जो है वो इकट्ठे कर दिए, नॉन प्लान और प्लान। उसके बाद इन्होंने रेलवे बजट भी इकट्ठा कर दिया, यानी कि सारे बजट का इन्होंने जो है वो इकट्ठा करके उसकी जो है वो खिचड़ी बना दी। और जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब चिदम्बरम जी इसको लेकर के आए थे तो उनकी एक मंशा थी कि एक सोर्स पे टैक्स लगेगा, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर टैक्स लगेगा, कंज्यूमर के ऊपर नहीं लगेगा। और उसको कैटेगराइज किया कि सर्विस टैक्स कैसा होगा, दूसरे टैक्सेस कैसे होंगे, कितने % लगेंगे, और उसमें 4%, 5% से लेके छोटे छोटे टैक्सों को अलग करके उन्होंने कहा कि मैक्सिमम टैक्स जो है वो 20% होगा जीएसटी। आज आप बाजार में चले जाओ, अगर आपने एक पेंशन भी लेनी है उसके ऊपर भी 2.5% जो आपको
जीएसटी है। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत।